जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू यूपीएससी सीएपीएफ एकेडमी। आई एम चेतना एंड आई विल बी टेकिंग योर मॉडर्न हिस्ट्री सेक्शन। एज वी ऑल नो कि मॉडर्न हिस्ट्री हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है और सीएपीएफ में इसकी वेटेज एवरी पासिंग डे बढ़ती जा रही है। हम इसका पूरा आज ओवरव्यू लेंगे, टाइमलाइन देखेंगे, कैसे इवेंट्स कल्मिनेट होते हैं हमारे इंडिपेंडेंस में वो देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम सिलेबस देखेंगे। एज वी कैन सी ये हमारा सिलेबस है और हमारे यहाँ पे आज हम डील करेंगे विद द हिस्ट्री पोर्शन एंड विद द फ्रीडम मूवमेंट। शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि हमें कौन सी बुक जरूरी है। सीएपीएफ के एग्जामिनेशन के लिए विद रिस्पेक्ट टू मॉडर्न हिस्ट्री वी नीड दिस बुक, बट आपको इसकी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, प्रेशर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हम लेक्चर्स में इसे डील कराएंगे। आपकी बुक का कोई भी पोर्शन लेक्चर से मिस नहीं होगा। आज हम सिर्फ ओवरव्यू कर रहे हैं, बट विद कमिंग डेज हम इसको सब डील करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सो इन द 7th century AD, ड्यूरिंग 7th century AD रोमन एम्पायर डिक्लाइन कर रहा था। रोमन एम्पायर वाज डिक्लाइनिंग और अरब हैज टेकन इट्स प्लेस। रोमन एम्पायर डिक्लाइन करने की वजह से क्या हो रहा था कि यूरोपियंस और इंडियन के बीच का जो डायरेक्ट कंट्रोल था, जो डायरेक्ट ट्रेड था, वो अफेक्ट हो रहा था, बिकॉज अरब सब बहुत ज़्यादा चार्जेस मांगने लगे थे और उनका ट्रेड अब एक्सपेंसिव होता जा रहा था। इस वजह से उन्हें बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। सो दे वॉन्टेड न्यू रूट्स टूवर्ड इंडिया विच लेड टू दी सी रूट्स। लैंड रूट्स क्यों नहीं लिया? बिकॉज लैंड में अरब्स का कंट्रोल था। दैट्स वाई they went to the new routes. 7th century में there was a quest for new sea routes. So how it went? सबसे पहले कौन आते हैं? सबसे पहले आते हैं पोर्टुगीज। पोर्टुगीज में सबसे पहले कौन आते हैं? इट वॉज वास्को डी गामा। कब आते हैं? 1498 में विद अब्दुल माजिद एट कैलिकट। कैलिकट में आते हैं, ज़ेमरिन इनका स्वागत करता है और इस तरीके से यूरोपियंस का इंडिया में डायरेक्ट आना शुरू हो जाता है। पहले वो कैलिकट में आते हैं, बाद में कुछ फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश करते हैं और इस तरीके से फ्लरिश करते हैं। पोर्टुगीज वर द फर्स्ट एंड द लास्ट वन टू कम इन इंडिया। लास्ट में गोवा, दमन एंड दीव 1960s में वो यहाँ से जाते हैं, अप्रॉक्सीमेटली अमंग द 61। पोर्टुगीज के बाद कौन आता है? पोर्टुगीज के बाद आते हैं डच। सेकेंड वन टू कम वाज डच। डच अपनी फैक्ट्री एस्टैब्लिश करते हैं मसूलीपट्टनम में। फैक्ट्री का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि प्रोडक्शन हो रहा है, फैक्ट्री का मतलब है कि इट विल बी डेल्ट लाइक अ स्टोरेज यूनिट। पोर्टुगीज के बाद कौन आते हैं? पोर्टुगीज के बाद आते हैं हमारे इंग्लिश, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अस। और इंग्लिश के बाद हमारे पास आते हैं फ्रेंच। Now coming back to English, थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं because this is important from exam point of view. So English में क्या होता है कि कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के पास जाते हैं और फरमान लेते हैं। फरमान के बाद उन्हें ट्रेडिंग यूनिट्स मिलने लग जाती हैं, which is known as the Magna Carta of the British rule. उसके बाद धीरे धीरे वो अपना एक्सपेंशन शुरू करते हैं। इस तरीके से वो अपना होल्ड लगाने लगते हैं। एंड देन कम फ्रेंच। फ्रेंच का क्या है कि फ्रेंच यूरोप में भी राइवलरीज थी फ्रेंच और ब्रिटेन की, और यहाँ भी राइवलरी शुरू हो गई थी। फ्रेंच यहाँ पर भी लड़ रहे थे, हाउएवर लास्ट में वो हार जाते हैं और फिर उन्हें यहाँ से जाना पड़ता है। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद ऑब्वियसली ब्रिटिश एक्सपेंशन कर रहा है, तो दे विल एक्सपैंड मोर एंड फ्रॉम ब्रिटिशर्स पॉइंट ऑफ व्यू उनके लिए बंगाल वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। वाई? क्योंकि यहाँ पर उन्हें इकोनॉमिक रिसोर्सेज बहुत मिल रहे थे और उनके इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन की वजह से क्या हो रहा था कि battles हुए। So there were two battles which are important from examination point of view, which is Battle of Plassey and Battle of Buxar। क्यों होते हैं ये? क्योंकि अब ब्रिटिशर्स को ये राइट मिल गया था कि वो ड्यूटी फ्री ट्रेड कर सकते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉइट करने लगे थे। इस वजह से सिराजुद्दौला उनकी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना चाहता था। सो इट लेड टू दीज बैटल्स, द बैटल ऑफ प्लासी एंड द बैटल ऑफ बक्सर। इसके बाद उसका और स्ट्रॉन्ग होल्ड हो गया और इसके बाद उनका इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन और ज़्यादा बढ़ गया।
इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन के साथ साथ अब ब्रिटिशर्स उनके कल्चरल स्फेयर में भी टांग अड़ाने लगे थे, उनके कल्चरल स्फेयर को भी वो इंटरफेयर करने लगे थे। उससे क्या हुआ, उनके कल्चरल स्फेयर में जब वो इंटरफेयर करने लगे तो लोगों को प्रॉब्लम होने लगी और रिवोल्ट्स होने लगे। कैसे रिवोल्ट? लाइक सन्यासी रिवोल्ट, दी रमौसी पीजेंट सत्याग्रह, इस तरीके की चीजें होने लगी। एंड दिस लेड टू द रिवोल्ट ऑफ 1857। We all need to know about this revolt, why this revolt was happened. Obviously बाकी बैकग्राउंड तो है ही कि पहले रिवोल्ट हो रहे थे, पीपल वर इरिटेटेड, पीपल वर बीइंग एक्सप्लॉइटेड। इसके बाद से तो ब्रिटिशर्स ने बहुत ज़्यादा हालत ख़राब कर दी थी, बट देन उनका कल्चरल स्फेयर भी अब वो लोग इंटरफेयर करने लगे थे। सो रिवोल्ट ऑफ 1857 का रीज़न क्या था? रिवोल्ट ऑफ 1857 के मैनी रीजंस थे, लेकिन जो इमीडिएट रीज़न था वो था हमारा रॉयल एनफील्ड बुलेट, जिसे उन्हें अपने मुंह से खोलना होता था। और उस मुंह में और उसे मुंह से खोलने के टाइम पे जो फैट लगा हुआ था इस बुलेट में, वो फैट था पिग एंड काउ का। एंड दिस वाज अफेक्टिंग द रिलीजियस सेंटिमेंट्स ऑफ बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम्स। तो इस वजह से रिवोल्ट होता है। क्या ये रिवोल्ट सक्सेसफुल था? नहीं। क्या ये ऑल ओवर इंडिया में था? नहीं। इट वॉज रेस्ट्रेन्ड इन नॉर्दर्न इंडिया ओनली, एंड इट वॉज नॉट क्वाइट सक्सेसफुल, नॉट क्वाइट सक्सेसफुल। लेकिन कुछ तो अच्छा हुआ होगा, ऑब्वियसली हुआ। लोगों को ये समझ आने लगा कि उनका एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उन्होंने सोचा कि अब क्या किया जाए, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। अब क्या था, एट द सेम टाइम कुछ एजुकेटेड इंडियंस भी थे, स्पेसिफिकली द एजुकेटेड बंगालीज, एंड दे स्टार्टेड सम सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स अमंग देम। फॉर एग्जाम्पल राजा राम मोहन रॉय, आर्य समाज, दयानंद सरस्वती, इस तरीके की चीज़ें होने लगी। अब क्योंकि सोशो रिलीजियस रिफॉर्म्स हो रहे थे, एट द सेम टाइम पॉलिटिकल एसोसिएशंस भी बन रही थी। देयर वर मेनी पॉलिटिकल एसोसिएशंस जो उस टाइम पर बन रही थी, जैसे कि जमींदारी एसोसिएशन, लैंड होल्डर सोसाइटी, काफ़ी सारी थी। एंड हाउ इट कल्मिनेटेड इनटू द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑन 27 दिसंबर 1885। तो यहाँ पर हमारा हो जाता है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑन 27 ऑफ दिसंबर। इससे क्या फ़ायदा होता है? ऑब्वियसली अभी इसमें मॉडरेट फेज चल रहा था, दे वर डूइंग पिटिशंस, न्यूज़पेपर्स, अपनी बात सरकार के सामने, ब्रिटिशर्स के सामने वो रख रहे थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद ब्रिटिशर्स को पता नहीं है कि हमारे साथ गलत हो रहा है, तो वो उन्हें बताना चाह रहे थे कि हमारे साथ गलत हो रहा है और आप हमारे साथ अच्छा कीजिए। कुछ अच्छे रिफॉर्म्स भी आए, जैसे कि एजुकेशन में, रेलवेज में, सती प्रथा में, चाइल्ड मैरिजेस में, काफ़ी सारे आए। लेकिन एट द सेम टाइम उन्हें ये अच्छा नहीं लग रहा था कि पॉलिटिकल एसोसिएशंस इतनी ज़्यादा कैसे बढ़ रही हैं, एंड दे सेड कि दे वांट टू डू पार्टीशन ऑफ बंगाल। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? उन्होंने कहा कि बंगाल इतना बड़ा है कि उसको एडमिनिस्टर करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन उनका रियल रीज़न ये था कि वो पॉलिटिकल लीडर्स को डिवाइड करना चाहते थे। तो हुआ क्या, 1905 टू 1908 इनका ये स्वदेशी मूवमेंट चलाया लीडर्स ने अगेंस्ट दिस। देयर वाज स्वदेशी मूवमेंट। इसमें मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट दोनों ही पार्टिसिपेट करते हैं। मॉडरेट्स करते हैं 1903 से 1905। अब आप सोचेंगे कि मैंने 1905 टू 1908 लिखा है मूवमेंट को, वो इसलिए बिकॉज 3 में उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि हम ऐसा कोई डिसीजन लेने वाले हैं। सो 3 to 5 इन्होंने पिटिशंस लिखी, न्यूज़पेपर्स में दिया, उन्हें कार्विंग्स दी, मैगजीन्स में छपवाया, बट दैट वाज ऑफ नो यूज़ बिकॉज वो जानते थे। सो 5 में एक्सट्रीमिस्ट टुक द चार्ज।
और एक्सट्रीमिस्ट ने कहा कि अब हम करेंगे। एक्सट्रीमिस्ट लाइक लाल बाल पाल एंड औरोबिंदो घोष। सो कुछ सेशंस हुए, उन्होंने स्वदेशी चलाया, उन्होंने बॉयकॉट ऑफ लिकर, बॉयकॉट ऑफ क्लोथ्स, काफ़ी सारी चीज़ें की, बंगाल में किया, बाहर किया। हाउएवर सूरत में जो उनका 1907 का सेशन था उसमें सूरत स्प्लिट हुआ, जिस वजह से मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में अनबन हुई और मूवमेंट डिसाइड हुई। गवर्नमेंट ने क्या किया? ऑब्वियसली गवर्नमेंट ने सप्रेस किया, काफ़ी सारे एक्ट्स लाई जैसे कि प्रेस एक्ट, सेडिशियस एक्ट, न्यूज़पेपर्स एक्ट, क्रिमिनल ऑफेंसेस एक्ट। उसके अलावा एक्सट्रीमिस्ट के लिए तो वो ये एक्ट्स लाई। एक्सट्रीमिस्ट को उन्होंने जेल में डाला। फॉर एग्जाम्पल तिलक वेंट टू मंडाले जेल फॉर 6 years। क्यों बता रहे हैं? ये नेक्स्ट मूवमेंट में पता लगेगा। अब मॉडरेट्स के लिए क्या किया उन्होंने? मॉडरेट्स के लिए उन्होंने दे दिया मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। उन्होंने कहा कि हम आपको ये दे देते हैं टॉफी, आप थोड़ा सा खा लीजिए और थोड़ा सा चुप रहिए। लेकिन इसमें कैच क्या है? कैच ये है कि अब ये डिवाइड एंड रूल खेलने लगे थे इस मूवमेंट, इस एक्ट के बाद से। कैसे? इन्होंने सेपरेट इलेक्ट्रेट, माइनॉरिटीज, ये कॉन्सेप्ट लाना शुरू कर दिया, लोगों के दिमाग में डालना कि यू गाइज आर, आप लोग डिफरेंट हैं, आप लोग समान नहीं हैं, आपकी नीड्स, आपकी ज़रूरतें, आपकी डिमांड्स अलग हैं। अब क्या होता है? इस सब की वजह से, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स की वजह से और इसकी वजह से जो है क्या कहते हैं, मूवमेंट खत्म हो जाती है। कैसे खत्म होती है? गवर्नमेंट अनलमेंट डिसाइड करती है। वो कहती है 1911 में कि हम इस मूवमेंट को अनल कर देंगे। कैसे करेंगे? हम बंगाल को पार्टीशन नहीं करेंगे, बट लेट मी गिव यू अ निमोनिक विच इज बोका। दैट वाज बिहार वाज टेकन आउट, उड़ीसा वाज टेकन आउट, छोटा नागपुर वाज टेकन आउट एंड असम वाज टेकन आउट। अब कैपिटल का क्या होगा? कैपिटल को उन्होंने कैलकाटा से शिफ्ट करके दिल्ली में एस्टैब्लिश कर दिया। एंड दिस इज हाउ इन्होंने ये मूवमेंट को सप्रेस किया बाय बोथ मीन्स। मॉडरेट्स को उनकी चीज़ें दे दी, एक्सट्रीमिस्ट को उनकी चीज़ें दे दी। अब क्या हुआ? तिलक 6 साल के लिए जेल गए हुए थे, अब वो 6 साल के बाद जेल से बाहर आए। उन्होंने कहा मूवमेंट तो होनी चाहिए, क्या करें? होम रूल मूवमेंट कर लेते हैं। तो चलिए, दूसरी मूवमेंट है हमारी होम रूल मूवमेंट। होम रूल मूवमेंट कब हो रही थी? इट वॉज ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1। इसकी डिमांड क्या थी? इसकी डिमांड थी सेल्फ गवर्नमेंट और स्वराज। कौन इसे लीड कर रहा था? 2 लोग कर रहे थे। इट वॉज तिलक एंड एनी बेसेंट। एनी बेसेंट कौन है? एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी के लिए वर्क करने आई हुई है। शी बिलोंग्स टू, शी इज एन आयरिश लेडी, तो वो यहाँ पर भी रिफॉर्म्स चाहती हैं। तो एनी बेसेंट ये करते हैं महाराष्ट्र, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार में, और बाकी रेस्ट ऑफ द इंडिया में एनी बेसेंट करती हैं। दोनों अपने न्यूज़पेपर्स के थ्रू करते हैं। फॉर एग्जांपल तिलक थ्रू मराठा एंड केसरी करते हैं, और ऐसे ही एनी भी अपने न्यूज़पेपर्स के थ्रू इसे आगे डेवलप करने की कोशिश करती हैं। पहले कौन करता है? पहले तिलक करते हैं, अगर कभी क्वेश्चन आ जाए तो, फिर बाद में एनी बेसेंट करती हैं। मूवमेंट चल रही होती है, डिमांड्स कर रहे होते हैं, यहाँ भी गवर्नमेंट सप्रेस कर देती है। क्या होता है फिर? यहाँ भी अब कोई ना कोई एक्ट तो दी जाएगी। सो फॉर द मॉडरेट्स दे गिव मॉन्टेक चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स ऑफ 1919। ये रिफॉर्म्स ऐसे ही नहीं बताई जा रही हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता होना चाहिए कि कौन सी मूवमेंट के बाद कौन सी रिफॉर्म आई, इनके क्या फीचर्स हैं, इनसे क्या चेंजेस आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वन ऑफ द मेजर चेंजेस फ्रॉम दिस एक्ट वॉज कि फ्रॉम नाउ ऑन सेडिशियस इज नॉट अ क्रिमिनल ऑफेंस। अगर कोई सेडिशियस एक्टिविटी करता है तो वो क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। अब क्या होता है? दिस वॉज हैपनिंग ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1। ये सब हो रहा था वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे, तो ऑब्वियसली वर्ल्ड वॉर 1 खत्म तो होगी ही। वर्ल्ड वॉर खत्म होती है तो गवर्नमेंट केम अप विद अनदर लॉ विच इज रॉलेट एक्ट। अब ये रॉलेट एक्ट क्या है? रॉलेट एक्ट बेसिकली ये कहती है कि हम किसी भी इंसान को अपनी मर्जी से डिटेन कर देंगे बिना ये बताएं
कि उसकी गलती क्या है। अब क्या होगा, ऑब्वियसली लीडर्स सोचेंगे कि इसके अगेंस्ट तो हमें कुछ करना चाहिए, वी नीड टू डू सम मूवमेंट। ये लोग करते हैं, एक पीसफुल इनका प्रोटेस्ट होता है, जलियांवाला बाग में जाके ये बैठ जाते हैं, जहाँ पे ओपन फायर करती है गवर्नमेंट इन पर और जलियांवाला बाग मैसाकर हो जाता है। ये तो ये अपनी कंट्री में करती है आफ्टर द वर्ल्ड वॉर वन, रॉल अटैक। दूसरी चीज ये करती है बाहर, आउटसाइड। सो बेसिकली वर्ल्ड वॉर वन के बाद ब्रिटिश क्या करते हैं, दे डू वन इज रॉलेट एक्ट एंड अनदर थिंग इज ट्रीटी ऑफ सिवेस। किसके लिए होती है ये, जो वर्ल्ड वॉर वन में कंट्रीज हारी हैं उनके लिए होती है। अब इस ट्रीटी की वजह से क्या होता है कि ये मुस्लिम्स की टेरिटरीज को ले लेते हैं, जिस वजह से मुस्लिम्स ऑल ओवर द वर्ल्ड दे गेट वेरी हर्ट। ये इंडिया में भी होता है। सो इसके लिए कुछ मुस्लिम लीडर्स लाइक अली ब्रदर्स, शौकत अली एक्सेट्रा, ये खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, वेयर दे वांट कि उनको कुछ लैंड तो वापस करी जाए और जो उनका खलीफा है उसकी रिस्पेक्ट वापस करी जाए। एंड देन अनदर थिंग व्हाट दे डू इज फेज, एक कैप है, ये कैप को फेज बुलाते हैं, इट बिकेम अ सिंबल। ठीक है, अब खिलाफत मूवमेंट होती है। इसके साथ अब गांधी भी पिक्चर में आ जाते हैं। गांधी को नेक्स्ट यहाँ कर लेते हैं, गांधी। सो बेसिकली गांधी इज नोन फॉर हिज वर्क in South Africa also and India also. Let's first discuss about India. इंडिया में वो आते हैं 1915 में, उनका पहला अपीयरेंस होता है बनारस हिंदू कॉलेज, जो एनी बेसेंट कराती हैं, तो उनका पहला अपीयरेंस वो हो गया। क्या वो इंडिया की वर्क की वजह से हो रहा है? बिल्कुल नहीं, वो काम साउथ अफ्रीका में करके आए हैं उस वजह से उन्हें इनवाइट किया जाता है। उसके बाद गांधी क्या करते हैं, एक साल पहले तो टूर करते हैं, देखते हैं कि क्या कंडीशंस हैं, और उसके बाद कुछ मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट इज चंपारण। राजकुमार शुक्ला के इनवाइट करने पे ये जाते हैं। दिस वाज अगेंस्ट द तिनकठिया सिस्टम विच वाज 3/20 लैंड का उनको देना पड़ता है। सेकेंड इज खेड़ा एंड द थर्ड वन इज अहमदाबाद। खेड़ा में क्या होता है, खेड़ा में इट इज फॉर द प्लेग बोनस। सो इट वाज चंपारण, खेड़ा एंड अहमदाबाद। खेड़ा किस वजह से हुआ था, इट वाज फॉर द प्लेग बोनस। दे नहीं रहे थे ये लोग, देते कहाँ हैं ये लोग, इन्हें तो सिर्फ लेना आता है। एंड देन इट वाज अहमदाबाद, अहमदाबाद इट वाज फॉर द मिल वर्कर्स। अब इसके बाद गांधी क्या करते हैं, गांधी इसके बाद इज एसोसिएटेड विद दिस रॉलेट एक्ट, और रॉलेट एक्ट के बाद ये कुछ और मूवमेंट्स करते हैं, जैसे कि नॉन कोऑपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस। यहां लिख लिया जाए थोड़ा सा, इट इज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सॉरी फिफ्थ है ना, सिक्स्थ इज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, एंड देन फाइनली द क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसके बाद तो हमें इंडिपेंडेंस मिल ही जाती है। थोड़ा थोड़ा इनके बारे में भी जान लेते हैं, और उस टाइम पे क्या सिनेरियो चल रहा था वो भी देख लेते हैं। तो हमने खिलाफत किया, नाउ विल बी शिफ्टिंग टुवर्ड्स द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। व्हाट वर द डिमांड्स ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? क्या डिमांड्स थी? एक तो ऑब्वियसली उनके साथ खिलाफत गलत हुआ था, सो द फर्स्ट डिमांड वाज खिलाफत रॉन्ग्स। व्हाट वाज द सेकंड डिमांड? सेकंड डिमांड वाज द पंजाब रॉन्ग, पंजाब रॉन्ग्स हुए, ठीक है। एंड व्हाट वाज द थर्ड डिमांड? द थर्ड डिमांड वाज स्वराज। तो क्या हुआ? ऑब्वियसली क्या ही होता, ब्रिटिशर्स तो कभी कुछ देते नहीं है, तो यहाँ भी वही हुआ। ये सारी डिमांड्स थी, दे स्टार्टेड देयर मूवमेंट, दे डिड एवरीथिंग, बट लास्ट में चौरी चौरा इंसिडेंट की वजह से ये मूवमेंट गांधी जी रोक देते हैं। चौरी चौरा
इंसिडेंट की वजह से, एंड दैट इज हाउ हमारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कम्स टू एन एंड फ्रॉम 1920 टू 1924. दिस वाज द मूवमेंट. अब मूवमेंट के बाद क्या होता है, दो सेक्शंस डिवाइड हो जाते हैं, प्रो चेंजर्स एंड नो चेंजर्स. जो नो चेंजर्स हैं वो गांधी की स्ट्रैटेजी में कोई भी चेंज नहीं करना चाहते, वो वही चरखा, खादी, बॉयकॉट ये सब करना चाहते हैं. बट प्रो चेंजर्स क्या चाहते हैं, प्रो चेंजर्स चाहते हैं कि हम लोग पार्लियामेंट में एंटर करें और वहां जाके उनको ऑब्स्ट्रक्ट करें कुछ भी काम करने से, जो वो करते हैं और उनसे काफ़ी अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स भी मिलते हैं, जैसे कि विठल भाई जे पटेल बिकेम द स्पीकर, द पब्लिक सेफ्टी बिल, द ट्रेड डिस्प्यूट बिल, एंड देयर आर मेनी सच थिंग्स. देयर आर सम कमीशंस लाइक द ली कमीशन, स्कीम कमीशन एंड मेनी मोर. अब नॉन कोऑपरेशन, अब ये टाइम चल रहा है, अब क्या होता है, अब जो है दे केम अप विद कि हम आपको कुछ फ्यूचर रिफॉर्म्स दे देते हैं. तो फ्यूचर रिफॉर्म्स के नाम पर वो उन्हें क्या देते हैं, फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के नाम पर वो उन्हें कहते हैं कि विल हैव सम साइमन कमीशन लेके आते हैं वो, साइमन कमीशन. साइमन कमीशन किससे रिलेटेड है, इट इज अबाउट द फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स. इंडियंस को ये भी पसंद नहीं आता, क्यों, बिकॉज दिस वाज अ 7-member body, there were 7 members and all white, no Indians were there. So उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू किया कि साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, और ऐसा हुआ. फिर क्या होता है, क्या वो बात मानते हैं, नहीं मानते. उल्टा क्या होता है कि ये लोग कहते हैं कि अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप एक हमें रिपोर्ट बना कर दो. वो देते हैं नेहरू रिपोर्ट, जिसमें कि नेहरू इज नॉट जवाहरलाल नेहरू, इट वॉज हिज फादर मोतीलाल नेहरू. तो नेहरू रिपोर्ट आती है. क्या नेहरू रिपोर्ट को इंडियंस एक्सेप्ट करते हैं, नहीं, उनका खुद का बेटा जवाहरलाल नेहरू इसको रिजेक्ट कर देता है. ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को भी इसमें कुछ चेंजेस चाहिए होते हैं. फिर क्या होता है, कुछ नहीं, जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि वी आर गिविंग यू 1 year अल्टीमेटम, आप हमें ये सेल्फ गवर्नमेंट की टॉफी मत दो, यू गिव अस कंप्लीट इंडिपेंडेंस, और एल्स वी विल लॉन्च सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च कर देंगे. और ऐसा होता भी है. कब कहते हैं, कब अल्टीमेटम देते हैं, सी फॉर सिविल डिसोबीडियंस, सी फॉर कैलकटा सेशन. इसे जरा अगले पेज पर करा जाए. सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट डिसाइड करा जाता है कैलकटा सेशन में, लेकिन ब्रिटिशर्स बीइंग ब्रिटिशर्स वो नहीं मानते. 1 साल में बाद क्या होता है, 1 second, then we have our famous लाहौर सेशन ऑफ 1930. हम लोग लाहौर सेशन करते हैं जिसमें वी डिमांड कंप्लीट इंडिपेंडेंस एंड वी होइस्ट आवर फ्लैग ऑल्सो. आई होप थोड़ा बर्डन नहीं लग रहा है, धीरे धीरे समझ आ जाएगा. इसके बाद क्या होता है, इसके बाद भी कोई खास रिजल्ट आता नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम क्या होता है कि वर्ल्ड वॉर 2 ब्रोक आउट हो जाता है. अब वर्ल्ड वॉर 2 ब्रोक आउट होने की वजह से क्या होता है, हर किसी की अपनी अपनी अलग व्यूज होते हैं. कुछ कहते हैं कि इट इज़ अ मैटर ऑफ ड्यूटी, हमें ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करना चाहिए. कुछ को लगता है हम सपोर्ट करते हैं लेकिन वापस कुछ मांग लेंगे कि हमने आपका सपोर्ट करा है, आप हमें कुछ पर्क्स दो, कुछ कंसेशंस लाओ. और कुछ कहते हैं रेवोल्यूशनरीज कि नहीं, हमें इसका फ़ायदा उठाना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल सुभाष चंद्र बोस. तो ऐसा सब होता है. अब वर्ल्ड वॉर 2 के ब्रेकआउट से क्या होता है कि अब ब्रिटिशर्स को इंडिया की कोऑपरेशन चाहिए. कैसे चाहिए, सो ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, इंडिया को ऑगस्ट ऑफर देते हैं. बट जस्ट सी हाउ इडियोटिक दे आर, बिकॉज हम लोग मांग रहे हैं कंप्लीट इंडिपेंडेंस, लेकिन ये हमें क्या दे रहे हैं कि विल गिव यू डोमिनियन स्टेटस इन द नियर फ्यूचर. सो व्हाट दे प्रोवाइड अस इज डोमिनियन स्टेटस. तो क्या होता है, रिजेक्शन. इंडियंस भी, कांग्रेस भी रिजेक्ट करती है और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग भी रिजेक्ट करती है, बट कोऑपरेशन तो चाहिए इन्हें. सो देन दे कम अप विद क्रिप्स मिशन.
एंड एज पर द क्रिप्स मिशन वो कहते हैं कि ठीक है इलेक्शंस करा देंगे, इलेक्शंस के बाद दे देंगे डोमिनियन स्टेटस। इंडियंस कहते हैं ये क्या है, दिस इज रबिश, हमें ये भी नहीं चाहिए। तो इंडियंस ने इसे भी रिजेक्ट कर दिया। लेकिन अब इंडियंस जो है इरिटेट हो गए थे कि वी आर हेल्पिंग देम, वी आर नॉट लॉन्चिंग एनी मूवमेंट, फिर भी ये हमें क्या दे रहे हैं। तो दे सेड कि नाउ वी विल लॉन्च क्विट इंडिया मूवमेंट। So after the Quit India movement, they come up with Weevil mission. Let's go on different page. After the Quit India movement, they come up with the Weevil plan. What was this plan? उन्होंने कहा कि ठीक है, आप कह रहे हो आपकी मांगे हमारी मांगे पूरी करो, आपकी मांगे पूरी कर देते हैं। हम आपको विल गिव यू द अथॉरिटी टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन। बट ये भी रिजेक्ट कर दिया गया, ये भी नहीं चलेगा। सो देन व्हाट कम्स, देन कम्स द कैबिनेट मिशन एंड दिस वाज द मोस्ट important one. Why? Because as per this mission, the Britishers guarantee the transfer of powers to the Indians. Here, with this mission, they gave us transfer of power. ये ट्रांसफर ऑफ पावर उन्होंने बोल तो दिया, पर मिलेगा कैसे? ये ट्रांसफर ऑफ पावर मिलेगा माउंटबेटन प्लान की वजह से। माउंटबेटन प्लान जिसे हम 3rd जून प्लान भी कहते हैं, it gave effect to the Indian Independence Act of 1947 and by this plan we get independence on 15 August 1947 and Pakistan gets independence on 14 August. पाकिस्तान पहले ले लेता है हमसे, उन्हें वो कहता है कि ठीक है हमें पहले दो। सो 14 को पाकिस्तान को मिलती है, 15 को हमें मिलती है। एंड दिस माउंटबेटन प्लान सेज दैट देयर विल बी 2 डोमिनियंस विद 2 कॉन्स्टिट्यूशंस। अब इसके बाद सिर्फ प्रिंसली स्टेट बचता है, जो जिम्मेदारी होती है हमारी सरदार पटेल। सो विद रिस्पेक्ट टू द इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स, द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज गिवन टू पटेल एंड वीपी Menon, and this summarizes the whole of modern history. I hope इस पूरे लेक्चर से आपको कुछ तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी आई होगी। आप अपने कमिंग लेक्चर्स में जब इसे देखेंगे तो आपको पता चलेगा that how you have to go with the flow or how you have to go with this syllabus. डायरेक्टली करेंगे तो समझ नहीं आएगा ना। आई होप कि इससे आपको एक ओवरव्यू मिला है और आपको कुछ अच्छा जानने को आज मिला है। थैंक यू। जय हिंद।